टू में कुल 4 प्रश्न हैं, तो चारों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 में इस पाठ का परिचय कर चुके हैं। भाग 2 में हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं और ये भाग 3 है। और इसके अलावा जो भी इसकी प्रश्नावली है पाठ 1 की, इन सभी के भागों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और फर्स्ट कमेंट में भी साथ में। तो आगे वाले पेज पर देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को। प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी हमें ये कथन दिए हैं ये सत्य हैं या असत्य, अगर सत्य हैं तो क्यों हैं और असत्य हैं तो क्यों हैं, हमें कारण भी देना है। तो इसमें सबसे पहले दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये कथन हमारा है सत्य। अब हमें इसका कारण भी बताना है, तो कारण यहाँ पर लिखता हूँ, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं इसमें शामिल होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इसलिए अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। ये सत्य है और यहाँ पर हो गया ये इसका कारण। आते हैं दूसरे पर। दूसरे में दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m यानी कि रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये होगा गाइस असत्य। और असत्य क्यों है, इसका कारण यहाँ पर लिखते हैं। इसका कारण हो जाएगा, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। हमारी संख्या रेखा होती है इस प्रकार से, जिसके बीच में होता है 0 और इसके राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में घटा में संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक यानी कि जमा वाली संख्याएं भी होती हैं और घटा यानी कि ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं। इसीलिए प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। माइनस यानी कि घटा में ये संख्या कभी भी वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर नहीं होती है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाला असत्य। आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरे में दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहले वाले में हमने ये तो समझ लिया था कि अपरिमेय वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो ये होगा असत्य। और असत्य क्यों होगा, कारण लिखता हूं यहां पर। कारण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं, इसीलिए हर एक वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसी तीसरे भाग के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। धनात्मक पूर्णांकों को अगर वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर डालेंगे, क्या वो सभी अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। और अगर नहीं होते हैं तो हमें इसका उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक हमारा हो जाएगा 1। 1 का वर्गमूल करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो 1 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा में 1, और रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो उसमें 1 वैल्यू बाहर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आगे ले लेते हैं, रूट के अंदर 4, ये उदाहरण दे रहे हैं हम। ठीक है, 4 आ गया। 4 रूट के अंदर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और अगर अंदर जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, तो 1 वैल्यू बाहर आ जाती है, रूट से बाहर आ जाएगा 2। तो ये भी उदाहरण हो गया हमारा। बिल्कुल इसी तरह से रूट के अंदर अगर 9 होगा तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना में 3, और रूट से बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, रूट के अंदर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना में 3, पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। यानी इस वर्गमूल को सोल्व जब हम करेंगे, हल करेंगे, तो बाहर मिलेगा हमें 3। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हमारा धनात्मक पूर्णांक है 4, इसका हमने वर्गमूल किया और इसको हल करने पर हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिली। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। बिल्कुल आसान सा ये हल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैं बोला अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे बोला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमारी एक संख्या रेखा होती है इस तरह से 0, 1, 2,
इसी तरह से घटा में 1 इस साइड में, घटा में 2। इस संख्या रेखा पर हमें √5 एक अपरिमेय संख्या को निरूपित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाएगा। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें ज़रूरत होगी स्केल, डी वाला स्केल प्रकार और उसके साथ में पेंसिल। पेंसिल की जगह पर यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है पेन, ताकि जो भी लाइंस यहाँ पर आपके लिए मैं ड्रॉ करूँ, बनाऊँ, वो आपको क्लियरली दिखाई दें। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल होता है संख्या रेखा बनाना। एक सीधी लाइन बना लो, इस पे एक बिंदु लगा दो, इसको नाम दे दो 0। अब इस 0 वाले बिंदु से हर 1 सेंटीमीटर दूरी पर हमें पॉइंट बनाने हैं। तो ये मैंने स्केल रखा हर 1 सेंटीमीटर पे, ये यहाँ से यहाँ हो जाता है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर कहेंगे 1 इकाई। हर 1 इकाई पर बिंदु बना दूंगा 0 वाले से राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ, और 0 वाले बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पर ये बिंदु बना देता हूँ मैं। अब जो भी हमने ये बिंदु बनाए हैं इनको नाम दे देंगे। इस तरफ 0 से राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ हमारा बिंदु हो जाएगा गाइज 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3। इसी तरह से जो उल्टे हाथ की तरफ है यहाँ पर होगा घटा में 1, घटा में 2, घटा में 3। अब बिल्कुल सिंपल हमें क्या करना है, जो हमारा मूल बिंदु है जिसे 0 कहा जाता है, इस बिंदु से 2 इकाई दूरी हमें लेनी है। 2 इकाई यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 इकाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2 इकाई दूरी लेनी है हमें राइट हैंड साइड की तरफ। जमा वाली हम लेंगे संख्याएं, तो यहाँ से 1 इकाई और ये दूसरी इकाई, 0 से 2 इकाई यहाँ पर होता है। इस वाले बिंदु पर जहाँ पर 2 है, इस वाले बिंदु पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे डी वाला स्केल। सो ये डी रखा मैंने, 90 डिग्री जो है इसका मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो हमने ये 90 डिग्री वाला एंगल बनाना है इस बिंदु पर, इसको सिर्फ 1 इकाई ऊंचाई करनी है। इसकी 1 इकाई ही इसकी ऊंचाई हमें करनी है। यहाँ पर मैंने ये रखा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर इसे आगे बढ़ाना है, तो ये यहाँ पर हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। जो हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई उसकी ऊंचाई है, और जो आधार है इसका, ये वाला जो आधार है 0 से 2, ये कितनी है, 2 इकाई। अब जो हमने ये लाइन बनाई है 90 डिग्री वाली, इसको नाम दे देते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले ये बिंदु हो गया हमारा ए, ये बिंदु हो जाएगा बी जिसपे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, और जो ये है ये हो जाएगा हमारा बिंदु सी, ये वाला बिंदु हो गया सी। अब ए बिंदु और सी बिंदु को एक सीधी रेखा में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल रख देता हूँ, 1 सेकेंड गाइज, स्केल रख के इसे बिल्कुल सीधी लाइन में जोड़ देता हूँ। ए से मैं सी को जोड़ देता हूँ, ये ए और सी को मैंने एक सीधी लाइन में जोड़ दिया। जो ए और सी है इसी को कहा जाएगा गाइज √5, ये हमने √5 बना दिया। लेकिन अब आप सोचिए, क्या ये ए सी, जो ये ए सी दूरी √5 है, ये संख्या रेखा पर है? ये तो संख्या रेखा से अलग है, इसे संख्या रेखा पर लाना होगा। संख्या रेखा पर लाने के लिए क्या करेंगे, प्रकार की जो नोक है, प्रकार की जो टिप है, ये है, इसको हम रखेंगे ए बिंदु पर, और प्रकार को खोल लेंगे सी बिंदु तक। ठीक है, इस तरह से इसे खोल लेंगे, सी बिंदु तक हमने इसे खोला, और सी बिंदु पर इसे रख के इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, चाप लगा देंगे, हिंदी में चाप कहते हैं। इस तरह से एक चाप लगा देंगे। जब ये चाप इस संख्या रेखा को टच करती है, जहां पर भी टच करती है, ये वाला हमारा बिंदु था बी। ठीक है, ये बी यहां से काट के मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला बिंदु था हमारा बी, और जहां पर ये चाप इस संख्या रेखा को छूती है, टच करती है, ठीक है, जहां पर भी ये टच कर रही है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को नाम दे देते हैं डी। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, जो हमारी ए सी है वो ए डी के बराबर होगी। ए सी बराबर में ए डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बिंदु ए से बराबर दूरी पर है। अगर दोनों एक ही चाप हैं, जो ए सी है ये भी त्रिज्या होगी इसी सर्किल की, इसी वृत्त की, और ये भी त्रिज्या होगी इसी वाले वृत्त की जिसकी हमने ये चाप लगाई है सी डी। तो ए सी और ए डी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों किसके बराबर हैं गाइज, √5 के। यानी हमारा बिल्कुल सिंपल ए डी बराबर में हो गया √5।
5। जो A से लेके D बिंदु तक की दूरी है, ठीक है, ये वाला बिंदु A से लेके D बिंदु तक की जो दूरी है वो हो जाएगी √5। ये हमने दर्शा दिया है इसको संख्या रेखा पर। रचना करते वक्त मैंने आपको बताया था AC की लंबाई √5 है। अब √5 कैसे होगी ये पता लगाते हैं। देखो गाइज, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम ABC इस वाले त्रिभुज पे। इसमें समकोण 90 डिग्री का कोण है, तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग यानी कि स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर वर्ग। जो हमारा ये त्रिभुज है ABC, इस वाले त्रिभुज में AB हमारा आधार है, BC हमारा लंब है और AC है हमारा कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है। यहाँ पर हमारा कर्ण एज इट इज आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग एज इट इज आ गया, बराबर में है यहाँ पर आधार। आधार हमने कितनी इकाई लिया था? A से भी हमारा कितना इकाई होता था? 2। तो आधार की जगह पर हम पुट कर देते हैं 2। आधार का वर्ग है तो 2 का भी हो जाएगा वर्ग यानी कि स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब हमने कितना लिया था? हाइट, ऊंचाई कितनी ली थी हमने इस त्रिभुज की? ये थी 1 इकाई। सो लंब की जगह पर आ गया 1 और 1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब बिल्कुल सिंपल, कर्ण का वर्ग यहाँ पर एज इट इज रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर में 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 के वर्ग का मतलब होगा 2 गुना में 2। सो 2 का वर्ग, इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 4 जमा में 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा? ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आएगा इस साइड में हमारा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर में 4 जमा 1, 4 और 1 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। हमें कर्ण निकालना है, ना कि कर्ण का स्क्वायर या फिर कर्ण का वर्ग नहीं निकालना हमें। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस वर्ग को हटाएंगे। हटाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस साइड में वर्गमूल लगा दो और इस साइड में भी वर्गमूल लगा दो। जब भी हम एक साइड में वर्गमूल लगाते हैं तो दूसरे साइड भी हमें लगाना होता है, ताकि हमारी इक्वेशन संतुलित रहे, बैलेंस रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण आ जाएगा बराबर में आ जाएगा √5। ये कर्ण के वर्ग से जो हमारा ये स्क्वायर है, इससे ये वर्गमूल हो जाएगा कैंसल, इससे ये हो जाएगा कैंसल। तो हमारा बचेगा कर्ण बराबर में √5। और ये कर्ण क्या है? इस त्रिभुज का कर्ण क्या है? AC। तो मैं बिल्कुल सिंपल लिख सकता हूँ AC बराबर में हो जाएगा, एक सेकेंड गाइज, AC हमारा क्या हो गया? √5। तो बिल्कुल आसान से तरीके से हम AC को √5 भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है क्रियाकलाप। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्रियाकलाप दिया गया है वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है। उससे आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना किस तरह से की जाती है वो समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट सर्पिल या फिर कहें वर्गमूल सर्पिल, उसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी स्केल, D वाला स्केल, प्रकार और उसके साथ पेंसिल। पेंसिल की जगह यहाँ पर मैं फिर से इस्तेमाल करता हूँ पेन का, ताकि लाइंस जो मैं आपके लिए बनाऊँ, रेखाएं बनाऊँ, वो आपको क्लियरली दिखाई दें। वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे। एक रेखा खींचेंगे 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ये है 6 से 7, 1 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसे हम कहेंगे 1 इकाई। 1 इकाई मैंने यहाँ पर ये रेखा बना दी है। अब इस रेखा का ये पॉइंट हो जाएगा गाइज O। इस पॉइंट, इस बिंदु को नाम देंगे O और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P। P बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए इस्तेमाल में लूँगा यहाँ पर D। निशान लगा देता हूँ 90 डिग्री कोण का, ये मैंने निशान लगा दिया। अब इस 90 डिग्री की जो हम रेखा बनाएंगे उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो बना देता हूँ, ये 6 से 7 होगा 1 इकाई। ठीक है, ये हमने ऊंचाई बनाई 90 डिग्री की। यहाँ से इस 90 डिग्री की हमने ये ऊंचाई बनाई 1 इकाई। 1 इकाई हमें आधार लेना है और 1 इकाई हमें ऊंचाई लेनी है। अब जो हमारा ये O बिंदु है, इस O बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देंगे। इस बिंदु को कहेंगे हम P1, P1।
O और P1 को हम एक सीधी रेखा में जोड़ देंगे। इन्हें जोड़ देता हूँ, स्केल को रख के बिल्कुल सीधी रेखा में इन्हें हम सिंपल जोड़ देंगे। अब जो हमारा P1 बिंदु है, इस बिंदु पर फिर से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो स्केल रखूँगा। जो हमारी ये OP रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये होगी गाइस हमारी √2। अब जो हमारी ये P1 बिंदु है, इस पर 90 डिग्री का फिर से कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का यहाँ पर लगा देता हूँ गाइस निशान। और जो 90 डिग्री की हम रेखा बनाएंगे उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है? ऊंचाई हमेशा हमें रखनी है 1 इकाई। तो 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 10। 9 से 10 कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1। ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब जो हमारा O और ये वाला बिंदु जो होगा, इसको नाम दे देंगे P2। P2 और O को हम सीधी रेखा में जोड़ देंगे। सो ये मैंने रखा स्केल, इनको एक सीधी रेखा में जोड़ेंगे। ये सीधी रेखा में हमने जोड़ दिया। जो हमारा ये OP2 ये होगा गाइज √3, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड में, OP बराबर में 1, OP1 बराबर में √2, OP2 बराबर में √3। इसके बाद जो हमारा ये P2 बिंदु है, इस बिंदु पर हम फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम प्रकार D वाला स्केल रखेंगे। D वाले स्केल से यहाँ पर निशान लगा देता हूँ 90 डिग्री एंगल का। अब बिल्कुल सीधी रेखा में फिर से हमेशा हमें जो ऊंचाई रख करनी है वो हमेशा 1 इकाई करेंगे। सो इसे 1 इकाई ऊंचाई कर देते हैं इस एंगल की। ये हो गई 1 इकाई। इस बिंदु को नाम दे देंगे गाइज P3 और इसको अब जोड़ देंगे O से। यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा में मैं इसे O से जोड़ देता हूँ। अब इस P3 बिंदु पर जो हमारा OP3, इस रेखा की लंबाई कितनी होगी? OP3 की लंबाई होगी गाइज √4। और √4 किसके बराबर होता है? 2 के। तो OP3 अगर हम इसकी लंबाई मापेंगे तो ये होगी गाइज 2 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 2 इकाई। आगे बिल्कुल इसी तरह से इसे बनाते रहेंगे। मैं जल्दी से बना देता हूँ। जो हमारा P3 बिंदु है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 1 इकाई इसकी ऊंचाई हम कर देंगे। तो 1 इकाई ये ऊंचाई कर देते हैं। ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा P4 और इसको जोड़ देंगे हम O से। ये हमने O पे रखा पेन और P4 से इसे जोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा OP4 है ये हो जाएगा √5। इसके बाद OP4 इस बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम D वाले स्केल से। सो D वाला स्केल रखा, 90 डिग्री का मैंने यहाँ पर बनाया एंगल। इसकी भी ऊंचाई क्या करनी है? 1 इकाई कर देनी है। तो यहाँ पर ये रखा स्केल, 1 इकाई ये सर्पिल, 1 इकाई यहाँ से, 1 इकाई इसकी भी ऊंचाई करेंगे। ये हो गई 1 इकाई। इसके बाद इसे भी जोड़ देंगे हम बिंदु O से। O से जोड़ने पे ये हमारा बिंदु क्या है? P5। तो P5 क्या होगा? OP5 ये हो जाएगा हमारा √6। बिल्कुल इसी तरह से इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी हम ये एंगल बना रहे हैं ये 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है OP5 रेखा पर। ये हमने 90 डिग्री का निशान लगाया। अब इसे भी हम क्या करेंगे? 1 इकाई बढ़ा देंगे। 1 इकाई इसकी ऊंचाई बना देंगे। तो ये हमने स्केल रखा और इस बिंदु को नाम दे देंगे गाइज P6। P6 को भी यहाँ पर जोड़ देंगे एक सीधी रेखा में। ये हमने इसे जोड़ दिया बिल्कुल सीधी रेखा में। अब आगे ये हमारा OP6 जो है ये हो जाएगा √7। इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से यहाँ पर आगे यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे P6 पर। आगे हमें बस 90 डिग्री का एंगल बनाते जाना है जो भी हमें रेखा मिलेगी, ठीक है। ये होगा हमारा यहाँ पर एंगल। इसे भी हम क्या करेंगे? 1 इकाई ऊंचाई इसकी बढ़ा देंगे। तो ये मैंने रखा पेन, 90 डिग्री यहाँ से मैच करके ये हमने इसकी 1 इकाई बढ़ाई। अब इसे जोड़ देंगे हम O से। ये हम इसे जोड़ देते हैं गाइज O से। ये हो गया हमारा बिंदु P7। इसके बाद आगे और बढ़ाते जाएंगे इसे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर से। जो हमें नया बिंदु मिला है इस पे, ये हमने 90 डिग्री का पॉइंट बनाया। इसको बढ़ाते हैं
और इसको जोड़ देंगे फिर से हम इसी बिंदु O से। अब जो हमारा ये बिंदु है P8, इस पे हम फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। इस एंगल को 1 इकाई ऊंचाई बढ़ाएंगे, इस एंगल की 1 इकाई ऊंचाई बढ़ाएंगे। ये स्केल रखा एंगल से, यहाँ से हमने पॉइंट को मिलाया और इसे बढ़ा दिया 1 इकाई। फिर से जो हमारा O है और जो हमारा P9 बिंदु है, इसको एक सीधी रेखा में जोड़ेंगे। ये हमने इसे सीधी रेखा में जोड़ा तो ये हो गया हमारा P9। अब जो हमारा P9 है इस बिंदु पर बनाएंगे, 90 डिग्री का निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर इसे 1 इकाई बढ़ा देंगे, ऊंचाई इसकी क्या करेंगे 1 इकाई। 1 इकाई इसकी ऊंचाई हमने करी। इसके बाद जोड़ देंगे इसे बिंदु O से। ये हमारा बिंदु O और इसे जोड़ देंगे यहाँ से। ये हो गया हमारा P10। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने रखा स्केल, निशान लगाया 90 डिग्री एंगल का। इसे 1 इकाई हमने ऊंचाई जो है एंगल की ये बढ़ाएंगे हम 1 इकाई। ये हमने स्केल रखा, 1 इकाई बढ़ाएंगे। ये होगा हमारा 1 इकाई। बढ़ाएं इसे O बिंदु से, ये हमारा होगा P11। O से हम इसको जोड़ देंगे। ये हमने O रखा, O पे पेन को रखा और ये जोड़ दिया P11 से। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे फिर से जो भी हम ये एंगल बना रहे हैं, ये कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर फिर से रखा हमने स्केल। आप हमें बस इसी तरह से करते रहना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते रहना है। 90 डिग्री का निशान लगाया, इसे हम 1 इकाई क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे। आगे इसको हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो हमेशा क्या करनी है 1 इकाई बढ़ा देनी है और उसे जोड़ देंगे। ये हमारा बिंदु है, इसको O बिंदु से जोड़ देंगे। ये हो गया गाइस हमारा P12। बिल्कुल इसी तरह से आप P17 तक बना सकते हो, ठीक है। P17 या फिर P18 तक आप ये बना सकते हो। यहाँ पर आगे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है, उसे 1 इकाई बढ़ा दो, जो भी आएगा उसे इस तरह से जोड़ दो। फिर से स्केल से करना है आपको, ठीक है। फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 इकाई ऊंचाई बढ़ाओ, यहाँ पर जोड़ दो। आगे बिल्कुल इसी तरह से आप बनाते जाओगे। ये P17 तक आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट सर्पिल बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 इकाई हमें आधार लेना है और उस पे 90 डिग्री का कोण बना देना है। ऊंचाई क्या करनी है 1 इकाई। और उसके बाद जो हमारा O, जो केंद्रीय बिंदु O है, सभी जो हमारे बिंदु मिलेंगे उनको हमें जोड़ते जाना है इस O से। यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऊंचाई हमेशा 1 इकाई। जो भी हमने 90 डिग्री एंगल बना के ऊंचाई की है वो सभी क्या हैं, ये 1 इकाई हैं, ठीक है। 1 इकाई और 90 डिग्री एंगल बनाते जाएंगे, हमारा वर्गमूल सर्पिल या फिर कहें स्क्वायर रूट सर्पिल बनता जाएगा आगे। सो यही था गाइस हमारा स्क्वायर रूट सर्पिल। आप इसे P17 तक आसानी से बना सकते हो। वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट सर्पिल के साथ हमारा भाग 3 यानी प्रश्नावली 1.2 ये हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस पाठ के अन्य भागों